हेलो एवरीवन। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। कल तो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था 1.1 प्रश्नावली, लेकिन एक दो बच्चे का कुछ डाउट था तो उस डाउट को हम लोग देख लेते। ठीक है, क्वेश्चन था आपका जो 1.1 प्रश्नावली में जो कुछ प्रॉब्लम्स थे बच्चे का, वो मैं थोड़ा सा एक बार देख लेती हूँ। 1.1 का प्रॉब्लम, एक का 5 नंबर में प्रॉब्लम था। ठीक है, उसमें हमारा समुच्चय जो है वो दे रखा था कि कोई नगर है और उसमें एक ही समय पर उपस्थित सारे आदमी, यानी यहाँ पे जो समुच्चय था वो क्या था, किसी नगर में एक ही समय पर उपस्थित सारे आदमी या जो नागरिक है, वो क्वेश्चन इसी टाइप का था। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। चलिए, तो ये हमारा समुच्चय था और उसमें जो है हमारा एक रिलेशन कह रहा था बनाने के लिए। एक मैं समझा दे रही हूँ, आप फिर कर लीजिएगा। रिलेशन था x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पे काम करते हैं। ठीक है, यानी ए हमारा समुच्चय था और आर हमारा ये रिलेशन था, और इस पे कह रहा था आपको दर्शाने के लिए कि ये रिलेशन हमारा सम्मित है, स्वतुल्य है या और संक्रामक है, ये तीनों पूछ रहा है। ठीक है, तो आप एक बात सुनिए कि अगर एक समुच्चय हमें दे दिया कि कोई नगर, ठीक है, और उसमें एक ही समय पे सारे उपस्थित आदमी, तो आप ये कह सकते हो कि आपके समुच्चय में बहुत सारे ऐसे आदमी होंगे। जैसे मान लीजिए खगड़िया है, अब खगड़िया में 12 बजे कितने सारे आदमी हैं, तो वो उन सब की जो जनसंख्या होगी वो सारे आदमी हमारे क्या है, समुच्चय में। एक जगह मान लिया खगड़िया, और उसमें उस एक ही टाइम पे यानी 12 बजे ही जितने आदमी हैं, उन सारे आदमी को अगर हम इकट्ठा करके एक जगह कर ले तो वो सारे आदमी का जो इकट्ठा किया हुआ रहेगा वो हमारा यहाँ पे समुच्चय होगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि जितने भी आदमी हैं, जैसे A, B, C, D, इस तरह से सारे आदमी होंगे। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि हमें संबंध ऐसा बनाओ कि जब हम x के जगह पे कोई एक आदमी को निकालें, x के जगह पे कोई एक आदमी को मान लीजिए कि हम A को लिए, तो y के जगह पे वही आदमी आ सकता है जब दोनों x तथा y एक ही स्थान पे काम। x भी हमारा आदमी ही है और y भी हमारा क्या है, आदमी ही है, लेकिन दोनों जो है x तथा y दोनों क्या होने चाहिए, एक ही स्थान पे काम करते। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हैं और एक और कोई बच्चा है, दोनों एक ही कोचिंग में पढ़ता है। ठीक है, तो कह रहा है वैसे वैसे इंसान का जो है जोड़ा बना। अब यहाँ पे तो पढ़ने की बात नहीं है, यहाँ पे है काम करने की बात। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई समाहरणालय में है, समाहरणालय में जो है कोई वकील है, फिर कोई दूसरा आदमी है जो क्लर्क होगा, वो भी वहां पे काम करता है ना। भले दोनों का अलग अलग काम है, लेकिन कोई दो आदमी जो एक ही जगह पे काम कर रहा है। ठीक है, तो वैसे आदमी को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, चुनना है। ठीक, तो अब इस तरह के हमारे संबंध अगर दे दें तो आपको पहला कंडीशन चेक करना है स्वतुल्य का, पहला चेक करना है स्वतुल्य का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं स्वतुल्य में कि हम लोग खुद की कंपैरिजन करते हैं, खुद की तुलना करते हैं, है ना। तो अगर मैं हूँ कहीं पे काम कर रही हूँ, मान लीजिए मैं समाहरणालय में काम कर रही हूँ, तो
मैं खुद से ही तुलना करूंगी तो मेरा तो कोई और रूप नहीं बन जाएगा, मैं किसी और से तो नहीं करने लगूंगी। मैं जहां पे काम कर रही हूँ तो मैं हूँ वहां पे। तो यहाँ पे जो तुलना होगा x, x का, वो तो R में मौजूद होगा ही, क्योंकि ये जो x है, यहाँ पे अगर हम x की जगह पे a ले रहे हैं तो y के जगह पे भी हम क्या ले सकते हैं, a ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही आदमी है और वो एक ही जगह पे काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समतुल्य का कंडीशन दिखा सकते हैं। फिर इसी प्रकार से आप सममित का दिखाएंगे, सममित का। तो अब मान लीजिए कोई दो अलग अलग आदमी है, एक आदमी A है और एक दूसरा आदमी इसमें से मान लीजिए C आ गया। ठीक है, ये दोनों आदमी जो है एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों काम कर रहे हैं डीएम आवास में। ठीक है, वहां पे जो है डीएम ऑफिस है, वहां पे ये दोनों काम कर रहे हैं, A भी और C भी। ठीक, अब इसी में कहेगा, काम कर रहे हैं मतलब अवयव है R का, अब इसी में कहेगा कि हम C को आगे कर दे रहे हैं और A को पीछे कर दे रहे हैं। यानी पहले कह देगा कोई कि A और B काम कर रहा है एक ही स्थान पे डीएम ऑफिस में, और एक कह देगा कोई दूसरा आदमी कि C, A ये दोनों काम कर रहे हैं डीएम ऑफिस में। ठीक, तो क्या ये अलग अलग होंगे? बस कहने का तरीका अलग हो गया है हमारा कि A और C जो है काम कर रहे हैं, और कोई कह देगा कि C और A काम कर रहे हैं, तो दोनों में तो कोई अंतर है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर ये मौजूद है R में तो ये ऑटोमेटिक मौजूद होगा R में। फिर इसी प्रकार से आपको संक्रामक का भी कह देना है, और यह इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन, एक पहले के जो है पहला का जो 5 में 4-5 क्वेश्चन है ABCD करके, वो सारे आपको बनाने थे। ठीक है, तो 1.1 प्रश्नावली हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2 चैप्टर 1.2 पढ़ेंगे, और 1.2 में हमें पढ़ना है फलन के बारे में। ठीक है, मेनली तो फलन जो है हमारा वो मेनली 11th में ही हम लोग को पढ़ना था, लेकिन जो बच्चे 11th में नहीं पढ़े उनको भी मैं अभी बता दे रही हूँ, और जो पढ़े हैं उनको भी मैं समझा दे रही हूँ। ठीक है, जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जो 11th नहीं किए, बहुत बच्चे होते हैं कि 11th नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, उनको भी मैं बता दे रही हूँ, और जो पढ़े हैं अच्छी बात है, उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। और आपके 12th में जो सिलेबस है वो फलन के प्रकार के फलन के प्रकार है। हम लोग 11th में फलन तक पढ़ लिए थे, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है फलन, और इस आपके 12th में फलन के प्रकार से स्टार्ट है। ठीक है, तो फलन के प्रकार स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेंगे कि फलन होता क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे उसके प्रकार पे। ठीक, तो चलिए फलन अब है क्या। फलन जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं, ठीक, वो फलन एक तरह से एक प्रकार का हमारा संबंध ही होता है। फलन हमारा क्या होता है? एक प्रकार का संबंध होता है। जैसे हम कोई संबंध बनाते हैं तो उसी संबंध में से कुछ कंडीशन के साथ, कुछ नियम के साथ, कुछ निर्देश के साथ, है ना, जब संबंध बने तो उस संबंध को हम लोग फलन कहते हैं। उस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। तो चलिए आज थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं क्या होता है, और समझेंगे, फिर आगे सारी बात क्लियर करेंगे। तो फलन यानी कि फंक्शन, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे 11th में, मेन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा रिलेशन जो R होता है वो R A क्रॉस B। R हमारा क्या होता है? उपसमुच्चय होता है A क्रॉस B का। A मतलब आपको मालूम है कि ये पहला वाला समुच्चय यानी एक समुच्चय हो गया, और ये दूसरा समुच्चय हो गया, और इस दोनों के कार्तीय गुणन को ही हम लोग, कार्तीय गुणन में जो भी अवयव आते थे उसको हम लोग रिलेशन बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक
फंक्शन पे हम लोग बात करेंगे। तो फंक्शन की चलिए हम लोग परिभाषा देखते हैं क्या होता है। समुच्चय, इसमें भी हम दो फंक्शन पहले लेके देखेंगे, फिर खुद का खुद पे करके देखेंगे। समुच्चय ए के अवयव का संबंध समुच्चय बी के अवयव से ही एफ एक फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल और केवल एक अवयव से संबंधित हो। ठीक है, इसी को हम लोग एक अलग रूप में यानी इसको प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। तो फलन f का प्रतीकात्मक रूप यानी f tends to f such that a tends to b। ठीक है, यानी हमारा एक फलन वो किससे होगा, a से b पर होगा। ठीक है, चलिए तो अब इस परिभाषा को हम लोग जरा देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि समुच्चय ए, जैसे रिलेशन में दो समुच्चय हुआ करते थे ए और बी, हम लोग बाद में आए 12th में पढ़े तब ना, एक का ही यानी ए का ही ए से संबंधित संबंध हम लोग दिखाते थे। लेकिन पहले जो हम लोग पढ़े थे कि ए का संबंध बी समुच्चय से, यानी ए समुच्चय और बी समुच्चय। आगे हम लोग बढ़े तो ए का ए समुच्चय का ए से ही हम लोग संबंध देखे। अब यहाँ पे भी हमें क्या होगा कि एक ए समुच्चय है, ठीक है, इसका ही संबंध अगर बी समुच्चय के अवयव से हो तो वही हमारा क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए है और इसके प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल और केवल एक अवयव से संबंधित। ध्यान रखिएगा इसका, इस ए का जो अवयव होगा वो बी से सिर्फ और सिर्फ अकेला मिलेगा, अकेला। और रिलेशन में क्या होता था, रिलेशन में जैसे ए का अवयव है 1 2 3 और बी का अवयव है 2 3, मान लीजिए कि 2 3 5 6 ले लेते हैं कुछ अलग अवयव। तो इसमें जब हम लोग संबंध बनाते थे, क्रमित युग्म निकालते थे, तो इसमें क्या होता था कि ये एक हमारा इससे और इससे दोनों अवयव से संबंधित होता था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है फलन में कि हमारा ए का एक अवयव, ए का एक अवयव किसी बी के किसी एक ही अवयव से संबंधित हो, यानी या तो इससे संबंधित हो या तो इससे संबंधित हो, दोनों से संबंधित
नहीं होना चाहिए। ए का एक कोई अवयव ले लो जैसे 1, वो इस दोनों से संबंधित नहीं हो सकता। ये एक हमारा किसी एक से ही संबंधित होगा, या तो वो 5 से होगा या तो वो 6 से होगा, ठीक है। और उसी संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। कंडीशन समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो अब इस चीज को हम लोग एक आरेख, तीर आरेख, 11th में नाम आपने सुना होगा तीर आरेख, जिसको हम लोग एरो डायग्राम कहते हैं, उससे समझते हैं इसको, ठीक है। चलिए, आपका क्या है, एक समुच्चय है, तो जो एक समुच्चय है ए, उसको हम इधर बाएं साइड में निकलेंगे, और दूसरा जो समुच्चय है बी, उसको हम लोग बाएं साइड में लिखेंगे, सॉरी दाहिने साइड में। एक को बाएं साइड में, एक को दाहिने साइड में हमने लिख लिया, ठीक है। अब इस दोनों पे हमें फलन दिखाना है, तो हम इसको सूचित करते हैं इस तरीके से, एक लाइन खींचते हैं। अगर यही चीज आपका ये रहे ए बी और यहाँ पे आर दे दे, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ हम रिलेशन निकाल रहे हैं, और यही अगर एफ दे दे तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा फलन है, फंक्शन है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे अवयव हमारा 1 2 3 4 इस तरह से, और इधर मान लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा क्या है परिभाषा में कि ए के समुच्चय ए के अवयव का संबंध समुच्चय बी के अवयव से ही एफ एक फलन कहलाएगा, ठीक है। यानी ए का संबंध बी के अवयव से अगर हम करते हैं तो वही हमारा फलन कहलाता है। लेकिन समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, यहाँ पे लेकिन लिख लीजिएगा, ज्यादा ये सूट करेगा। लेकिन समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, यानी इसके सारे अवयव, प्रत्येक मतलब सारे अवयव समुच्चय बी के केवल और केवल एक अवयव से संबंधित। यानी अगर हम इसके सारे अवयव लें तो वो परस्पर में केवल एक एक अवयव से संबंधित होने चाहिए भी। जैसे आप जो है इसको बी से संबंधित कर सकते हैं, कोई भी चीज से, आपका मन हो तो आप सी से भी कर सकते हैं, ए पे भी कर सकते हैं, डी पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि एक का संबंध आपका बी से हो, 2 का संबंध आपका मन करे तो आप एफ से कर सकते हैं, 3 का संबंध आपका मन करे तो आप सी से कर सकते हैं, 4 का संबंध आपका मन हो तो आप ए से कर सकते हैं। मतलब मैं समझा रही हूँ अभी एग्जाम्पल में कि मैंने ऐसे ऐसे संबंधित कर दिया। आप संबंधित जो करेंगे वो आपका संबंध जो है वो कंडीशन के अनुसार होगा, जब आपका फलन कुछ न कुछ दिया हुआ रहेगा तब, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न फॉर्मूला ये परिभाषा के अनुसार है कि ए के प्रत्येक अवयव इसके केवल और केवल एक अवयव से हो संबंधित, तभी ये कहलाएगा फलन, अदरवाइज ये फलन नहीं कहलाएगा। जैसे आपका मन हो कि आप बोलो, अगर आपको दे दे कहीं पे इस तरह से ए बी और कह दे कि ये फलन है, और यहाँ पे दे दिया 1 2, ठीक है, ए बी सी, इस प्रकार से दे दिया और कह दिया कि ये एक आपका इससे भी संबंधित है और इससे भी संबंधित है, ठीक है। फिर आपका कह दिया कि ये 2 आपका इससे भी संबंधित है, इससे भी संबंधित है। तो पूछेगा कि क्या ये फलन है, तो आपको तुरंत बताना है कि ये फलन नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि पहले वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी बी वाले समुच्चय के किसी एक अवयव से ही संबंधित है। ये चीज ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ये एक हमारा सिर्फ और सिर्फ इससे संबंधित होता, या इससे होता, या इससे होता, और ये 2 हमारा सिर्फ और सिर्फ या तो इससे संबंधित होता, या इससे संबंधित होता, या इससे संबंधित, ठीक है। ये बात है, यानी ये फलन नहीं है लेकिन ये फलन है, ये सही।
अगर आपको वेन आरेख यानी सॉरी तीर आरेख जो है एरो डायग्राम इस तरीका का दे दिया, ए बी, और ये फलन है, इधर दे दिया 1 2, ठीक है, और इधर दे दिया ए बी सी, और ये दे दिया आपको इससे और इससे। अब पूछेगा क्या ये फलन है? जरूर है, क्योंकि इसका जो अवयव है ये एक ही, बी के तो एक ही अवयव से ना संबंधित है। ऐसा तो नहीं है कि ए समुच ए का ये एक दो दो अवयव से संबंधित है, नहीं है ना, एक अवयव से है, तो इसका मतलब ये सही है। दो भी हमारा एक ही अवयव, भले यहाँ से ये दो एक और दो दोनों ए से ही संबंधित है, लेकिन बी में ये अलग अलग दो दो से संबंधित नहीं है, यानी इस प्रकार से नहीं, तो ये फलन है। अब देखिए मैं बताऊंगी ना इसको थोड़ा सा देहाती लैंग्वेज में, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर थोड़ा मिटाऊंगी। चलिए ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर थोड़ा सा बातचीत कर ले। देखिए ये जो अवयव होते हैं ए वाले, ये हमारे कहलाते हैं पूर्व प्रतिबिंब। क्या कहलाते हैं? पूर्व प्रतिबिंब। और जो बी वाले अवयव होते हैं, बी वाले जितने भी अवयव होते हैं वो सारे कहलाते हैं प्रतिबिंब। वो क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये हो गया पूर्व प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब बनने से पहले वाला चीज, और ये हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब आप लोग जानते होंगे कि छाया। जैसे आपने मिरर चैप्टर में पढ़ा होगा, जो दर्पण वगैरह में रहता है, आप अगर किसी आईने के सामने खड़े हैं तो क्या कहलाता है कि आपका प्रतिबिंब, आपका रिफ्लेक्शन वहां पे आईने पे पड़ रहा है, ठीक है। आपका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? आईने पे पड़ रहा है, ठीक। तो उसी प्रकार से यहाँ पे पूर्व प्रतिबिंब है और यहाँ पे प्रतिबिंब। तो एक बात बताइए, पूर्व प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ कि आप इंसान, ठीक है, और प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ कि इस आईने में आप अपना शकल देख रहे हैं, वही प्रतिबिंब होता है ना। तो आप सोचिएगा, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि वो वाला जो कंडीशन था हमारा फंक्शन का, जिसमें कि एक जो है ए से भी कनेक्टेड था और एक जो है बी से भी जुड़ा हुआ था, तो वो क्यों नहीं हुआ? तो सुनिएगा मेरा बात ध्यान से। आप इंसान, अगर आप अपनी छाया देखेंगे तो क्या आपका छाया जो है, आपका प्रतिबिंब आईने में दो तीन तरह का दिखेगा? बताइए, दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब भूत प्रेत रहिएगा तभी थोड़ा अलग अलग हो सकता है, या कुछ मायावी रहिएगा तभी आपका जो है दो तीन तरह का प्रतिबिंब दिखेगा। लेकिन आप जब एक नॉर्मल इंसान है, एक सामान्य मानव है, तो आपका प्रतिबिंब जैसे आप हैं वैसा ही आपका दिखेगा प्रतिबिंब, ठीक है। एक इंसान का दो तीन तरह का प्रतिबिंब नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि हम हैं यहाँ पे खड़े हुए तो अभी मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है एक मनुष्य, और दूसरी टाइम मेरा प्रतिबिंब जो है कोई जानवर दिखेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी इस अवयव का कोई एक ही प्रतिबिंब बनेगा, दो तीन प्रतिबिंब नहीं हो सकते, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी इस दो का भी कोई एक ही बनेगा, तीन का भी कोई एक ही बनेगा, चार का भी कोई एक ही बनेगा, है ना। ये तो नहीं होगा कि 1 2 और यहाँ पे ए बी सी था और इसका मैंने जोड़ दिया था इस प्रकार से, तो ऐसा तो नहीं होगा कभी कि इस एक का दो दो प्रतिबिंब बन गया, है ना। ये कभी नहीं होगा, इसीलिए ये फलन नहीं कहलाया। और एक और मैंने एग्जांपल दिया था, आप इसमें सोचेंगे कि इसमें एक दो का एक ही जैसा प्रतिबिंब बन गया, ए बी एफ 1 2 ए बी सी, ये दिया था ना मैंने एग्जांपल, और बताया था कि ये एक भी ए से कनेक्टेड है और ये दो भी ए से कनेक्टेड है। तो आप बोलोगे
कि मैम ये कैसे हो गया, यहाँ पे तो दो दो अवयव एक ही जैसा इमेज दिखा रहा है, क्या ऐसा संभव है? तो आप खुद ही सोचो, क्या आपने जुड़वा भाई बहन नहीं देखा है जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं? तो क्या जब दो भाई है, आपने मूवी में देखा होगा राम और श्याम, तो उसमें क्या था कि राम और श्याम दोनों एक ही जैसा दिखता था, और जब वो दोनों अपना आईने में प्रतिबिंब देखेंगे, वो दोनों जब आईने में प्रतिबिंब देखेंगे, भले वो दो अलग अलग इंसान हैं, एक है राम और एक है श्याम, लेकिन जब वो दोनों आईने में अपना चेहरा देखेंगे तो उनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कोई एक ही जैसा बनेगा, अलग अलग तो नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार से फलन में भी है कि दो अलग अलग अवयव के एक प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन एक ही अवयव के दो अलग अलग प्रतिबिंब नहीं हो सकते। ये बात को गठरी में बांध करके लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बहुत कोई बच्चे गड़बड़ खा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एक ऑप्शन दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि समुच्चय ए पर बताइए कि ये फलन होंगे, तो आपको उस टाइम पता नहीं चल पाएगा। तो ये चीज ध्यान लिख लीजिए आप, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दो अलग अलग अवयव के एक ही प्रतिबिंब हो सकते हैं, ठीक है, ये इसके लिए। और यहां पे लिख दे रही हूं इसके लिए कि एक, ध्यान रखिएगा, इसके लिए है ये लाइन, एक अवयव के दो अलग अलग प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि दो अलग अलग अवयव के एक ही प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन एक अवयव के दो अलग अलग प्रतिबिंब नहीं हो सकते, ठीक है। फलन में ध्यान रखिएगा। रिलेशन में तो कुछ भी हो सकता है, रिलेशन में एक अवयव के ढेर सारे रिलेशन, एक अवयव का जो है बहुत सारे अवयव के साथ संबंध बन सकता है, रिलेशन बन सकता है, लेकिन फलन में एक का एक के साथ, ठीक है। ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए एक बार, ठीक। अब हम लोग जान गए कि पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है, ये अच्छे से आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग ध्यान देंगे इसमें पूर्व प्रतिबिंब के बाद इसमें आता है कि ए के सारे अवयव, देखिए बच्चों, थोड़ा बोर्ड छोटा है क्योंकि मैं भी घर पे हूँ, तो घर पे जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं छोटे छोटे बोर्ड रहते हैं, तो इस वजह से लंबा नहीं है, तो मैं ज़्यादा लिख नहीं पा रही हूँ। तो आप मेरे बोले हुए पे ध्यान रखिएगा और उसको आप फटाफट लिख लीजिएगा। मैं 2-3 बार रिपीट कर दूंगी, ठीक है, 2-3 बार मैं दोहरा दूंगी, आप उसको थोड़ा पॉज करके रोक करके वीडियो को और फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक। देखिए मैं बता रही हूँ, ए के यानी जो पहला वाला हमारा समुच्चय होता है, ठीक है, उसके जितने भी अवयव संबंधित होते हैं बी से, जैसे इस ए के 1 बी से संबंधित है, 2 बी से संबंधित है, 3 बी से बी वाले अवयव से संबंधित है, 4 ये भी बी वाले अवयव से संबंधित है। तो यानी ए समुच्चय के जितने भी अवयव संबंधित होते हैं वो सारे के सारे प्रांत कहलाते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं। तो यानी सीधी सी बात कहूं तो इस पूर्व प्रतिबिंब को हम लोग प्रांत भी कह सकते हैं। इस पूर्व प्रतिबिंब को क्या कह सकते हैं हम लोग? प्रांत।
मैंने अभी क्या बोला कि ए समुच्च के जितने अवयव बी समुच्च के अवयव से संबंधित होते हैं तो वो सारे के सारे अवयव क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होता और ये किसी भी बी के अवयव से संबंधित नहीं होता तो हम इस 5 को प्रांत में शामिल नहीं करते। जैसे ये 5 किसी से भी संबंधित नहीं है बी में तो हम इसको प्रांत में शामिल नहीं करेंगे। यानी अगर हमें प्रांत कह दे लिखने के लिए तो हम डायरेक्ट समुच्च बनाएंगे और 1 2 3 4 लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात, प्रांत में ये 5 नहीं आएगा। ठीक, अब प्रांत तो हम समझ गए। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, प्रांत, सहप्रांत, परिसर। दिमाग नहीं काम कर रहा होगा कि है क्या। देखिए, जब मैंने इधर वाले को प्रांत कह दिया तो डेफिनेटली है कि हमारा बी वाला जो होगा वो सहप्रांत होगा, है ना। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, प्रांत हमारा आगे वाले के जो कनेक्टेड होते हैं वही होते हैं प्रांत, लेकिन सहप्रांत जो है वो बी वाले समुच्च यानी बाद वाले जो समुच्च होते हैं उसके सारे के सारे अवयव भले वो कनेक्टेड हो ना हो, यानी जुड़ा हुआ हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे अवयव सहप्रांत होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो बी के अवयव हैं सारे वो प्रतिबिंब या सहप्रांत कहलाएंगे। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे सहप्रांत पूछे तो आप बी के अवयव को फटाक से ले लीजिएगा। यानी अगर मैंने यहाँ पे जो रिलेशन के रूप में इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि ये आपका सहप्रांत होता है। क्या होता है? डायरेक्ट सहप्रांत। और ए के सारे अवयव अगर कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं। ठीक है, समझने के लिए बताया है, लेकिन फलन में ध्यान रखिएगा कि ए के सारे अवयव कनेक्टेड होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए। तो 5 को मैंने मिटा दिया। चलिए, ये समझ में आ गया, प्रांत समझ में आ गया, सहप्रांत समझ में आ गया कि बी के सारे अवयव को हम सहप्रांत कहेंगे। अब एक वर्ड है परिसर, जिसको हम लोग प्रास कहते हैं। तो वो परिसर, प्रास, जिसको रेंज भी बोलते हैं, ध्यान रखिए, इसको हम लोग कहते हैं प्रांत को डोमेन, सहप्रांत को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। अब जो परिसर या प्रास है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो वो रेंज क्या होता है? तो ध्यान रखिए, सुनिएगा ध्यान से। जब ए के अवयव, जो जितने भी अवयव हैं वो सारे बी के जिस अवयव से जुड़े हुए हों, बी के जिस अवयव से जुड़े हुए हो, उन सब का समूह क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। प्रांत में तो हमने जान लिया कि सारे के सारे अवयव, यानी बी के जितने भी अवयव होंगे, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे सहप्रांत होंगे। लेकिन जो जुड़े हुए होंगे हमारे ए के अवयव से, सिर्फ वो जब हम लें, जैसे परिसर, तो यहाँ पे परिसर हमारा क्या होगा? ए का अवयव बी से किससे जुड़ा हुआ है? ए वाले के एक बी से जुड़ा हुआ है, यानी ए बी सी और एफ, यही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी और एफ, यानी ये सारे अवयव जो जुड़े हुए रहते हैं बी के, वो हमारे कहलाते हैं परिसर। ठीक है, तो इतना जो है चीज आपका बेसिक था। फलन में इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर ये बेसिक नॉलेज फलन में नहीं है आपको, तो आपसे क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने सारी चीज बता दिए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे फलन के प्रकार, यानी मेन 12th का सिलेबस। फलन के कितने प्रकार हैं, उसके प्रकार को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, है ना, तो वो उस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज अब हम लोग
स्टार्ट करेंगे। पहले कल हम लोग फलन के प्रकार देख लेंगे, फिर आगे का क्लास। ठीक है, धन्यवाद।